हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किसके बेस पे होगा? इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉलिड को अगर डिवाइड करते हैं तो सॉलिड की तीन कैटेगरी होती है। कंडक्टर, जिसको आप चालक बोलते हो, दूसरा इंसुलेटर यानी अचालक, और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड को कैटेगराइज करने पे कितनी कैटेगरी हमको मिलती है? तीन: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है। कौन कौन से हमने आपको बताया? कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर्स, और थर्ड आपका क्या है? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बनते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आप देख सकते हैं पहली स्टडी हम लोग किसकी करेंगे? कंडक्टर की। किसकी कर रहे हैं? कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर में हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर करंट का फ्लो इजीली होता है, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं? कंडक्टर होते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे तो है नहीं कि करंट फ्लो हो जाए। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, किसी के अंदर करंट फ्लो हो सकती है। तो करंट फ्लो हो रही है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। लॉजिक क्या है? क्यों करंट फ्लो होती है किसी में करंट फ्लो नहीं होती है? घर पे भी देखते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, जिनके अंदर करंट का फ्लो होता है। कुछ हैं वुड है, प्लास्टिक है, इनके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे की लॉजिक को जानने के लिए हम बैक टू बैक चले आते हैं। अभी हमने क्या बताया कि ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर करंट का फ्लो इजली होता है वो क्या होते हैं? आपके कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर है तो क्या फ्लो होना चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए। और करंट फ्लो हो रही है तो करंट की डिफिनीशन पे चले जाओ। तो करंट की डिफिनीशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हो? धारा, करंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर करंट है तो क्या होना चाहिए? चार्ज। और चार्ज क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। और एक एटम में चार्ज कहां पर होता है? दो स्थान पर होता है। पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर से तो पॉजिटिव प्रोटॉन को नॉर्मल कंडीशन में निकालना पॉसिबल है नहीं। अगर हम निकालते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और नॉर्मल कंडीशन में इतनी एनर्जी पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम किसकी तरफ देखते हैं? ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। अगर एटम कई ऑर्बिट का है, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग किसकी तरफ देखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब तक अपने एटम के अंदर घूमता रहेगा उसकी वजह से हमको करंट नहीं मिलेगी। करंट लेने के लिए, करंट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या हमको कौन सी कंडीशन होनी चाहिए हमारे साथ? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब फ्री होंगे? दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बन रही है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो वो इनिशियली इनकम्प्लीट हो। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहेगी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की एटम से निकलने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज बाउंड होना चाहिए। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। जब लूज बाउंड होंगे इसका मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के साथ कम होगी, और जब कम बाइंडिंग एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजिली फ्री हो जाएंगे। तो अगर कोई भी सब्सटेंस इन दो कंडीशन पे सही उतरता है, ये दो कंडीशन उसके अंदर पाई जाती हैं। कौन सी दो कंडीशन? पहली कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनिशियली इनकम्प्लीट हो, और दूसरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो न्यूक्लियस के साथ।
तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाएंगे और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री होके चार्ज कैरियर के रूप में वर्क करेंगे और यही चार्ज कैरियर जब फ्लो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया कंडक्टर क्या है। एक समरी जल्दी से रिपीट करिए कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर करंट का फ्लो आसानी से होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनिशियली इनकम्प्लीट हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्ड हो, तो ऐसे सब्सटेंस हैं तो कौन से ग्रुप में आते हैं, कंडक्टर में आते हैं। और कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो कंडक्टर की मेन प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कंडक्टर के अंदर हाई इलेक्ट्रिकल और हाई थर्मल दोनों टाइप की, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल दोनों कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। यानी ये इलेक्ट्रिक के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और थर्मल के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले जान लीजिए कि कंडक्टर के एग्जांपल क्या है। जितने भी मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जांपल में मेटल्स आपके क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं। तो फिर प्रॉपर्टी पे लौटते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताया कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है, यानी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। तो जो कंडक्टर होते हैं वो स्टेडी स्टेट में, कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना लगाइए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, प्रेशर को कम ज़्यादा करिए, मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एक स्टेडी स्टेट कंडीशन बनी रहे। एक स्टेडी स्टेट कंडीशन पे कंडक्टर्स किस लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन में कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, जो कंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसमें पाया जाता है, कंडक्टर में पाया जाता है। इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो चीजों का बीच का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसका मतलब है कि कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि अगर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी, चालकता क्या होगी, घट जाएगी। तो दोनों तरीके से पूछा जाता है, या ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। अच्छा, इसको समझना होता है ऐसे समझ सकते हैं। अगर एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं देख के, ये हमने मान लिया कि ये हमारे, ठीक है, एक छोटा सा कंडक्टर का टुकड़ा समझने के लिए ले लो और इनके बीच में क्या मान लीजिए कि ये एटम है। और दो एटम के बीच का जो स्पेस है, इसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, इतना स्पेस अवेलेबल है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल वाइब्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। और थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब अगर ये एटम नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ तक वाइब्रेट कर रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका वाइब्रेशन यहाँ तक सपोज करो हो गया। ठीक है, तो जो इफेक्टिव पाथ था वो बढ़ा कि घटा, रिड्यूस होकर इतना हो गया ना। यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के इनके साथ कोलाइड होने की संभावना क्या हो गई, बढ़ गई। और जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एटम से बार बार टकरा रहा है तो उसके रास्ते में क्या क्रिएट हो रहा है, अपोजिशन क्रिएट हो रही है, आसानी से फ्लो नहीं हो पा रहा है, इजिली फ्लो नहीं हो पा रहा है। और यही किसकी डिफिनीशन है, रेजिस्टेंस की। एक लाइन की डिफिनीशन है ना, ऑल द फिजिकल अपीयरेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। हर वो भौतिक कारक जो आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं उनको क्या बोलते हो, प्रतिरोध बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। ठीक है,
तो अब थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच से इजीली मूव कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी एटम से टकरा रहे हैं, और टकराने की वजह से उनके रास्ते में क्या क्रिएट हो रहा है, उनके पाथ में अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, और अपोजिशन क्रिएट होने का सिंपल सा मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारी है वेडमैन फ्रेंच लॉ। इसके अकॉर्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सभी सब्सटेंस के लिए बराबर होता है। ठीक है, अब वो अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो जितना अच्छा इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है वो उतना अच्छा ही थर्मल का कंडक्टर होता है। अगर किसी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया ना कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होगा वो थर्मल का भी अच्छा कंडक्टर